तो उसने साधना को धमकी देते हुए कहा कि अगर साधना ने उसकी बात मानकर इस घर को नहीं छोड़ा तो वो गुंडों को भेजकर इसी घर में साधना की हत्या करवा देगा। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की द मिस्ट्री गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस साधना की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूं। एक जमींदार की बेटी कैसे बन गई बॉलीवुड की द मिस्ट्री गर्ल। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्ध से क्या कनेक्शन है साधना का? द शोमैन राज कपूर के साथ क्यों जबरदस्त झगड़ा हुआ था साधना का? कैसे आशा भोसले ने साधना की जिंदगी को नर्क बना दिया? ऐसा क्या हो गया साधना के साथ जिसकी वजह से साधना अंधी हो गई? क्यों साधना की ही छोटी बहन ने साधना के बच्चे को जान से मार डाला? और कैसे साधना की हो गई तड़प तड़प कर मौत? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साधना का जन्म 2 सितंबर सन 1941 को तब के हिंदुस्तान यानी आज के पाकिस्तान के कराची शहर की एक सिंधी हिंदू फैमिली में हुआ था। साधना के पिताजी का नाम था शिवराम शिवदसानी और साधना की मां का नाम था लाली देवी। साधना की बड़ी बहन का नाम था सरला शिवदसानी। साधना के पिताजी शिवराम शिवदसानी एक्टर हरी शिवदसानी के बड़े भाई थे। एक्टर हरी शिवदसानी की बेटी थी एक्ट्रेस बबीता। इस तरह से साधना और बबीता एक दूसरे की बहन थी। बहुत कम लोगों को मालूम है कि साधना का असली नाम साधना था ही नहीं। साधना का असली नाम था अंजलि शिवदसानी। मगर चूंकि साधना के पिताजी शिवराम शिवदसानी मशहूर बंगाली एक्ट्रेस सिंगर साधना बोस के बहुत बड़े फैन थे, इसीलिए जब अंजलि 5 साल की थी तो उनके पिताजी शिवराम शिवदसानी ने उनका नाम अंजलि से बदलकर साधना कर दिया। साधना के पिताजी शिवराम शिवदसानी कराची के बहुत अमीर जमींदार थे। मगर जब सन 1947 में देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे की आग ने दंगों का रूप लेकर सारे कराची को जलाना शुरू किया, तो एक सिंधी हिंदू होने के नाते साधना के पिताजी शिवराम शिवदसानी को अपना घर बार जमीन जायदाद सब छोड़कर एक थैले में कपड़े लत्ते भरकर अपने परिवार के साथ कराची छोड़कर दिल्ली भागना पड़ा। उस वक्त साधना की उम्र केवल 6 बरस की थी। साधना के मुताबिक उनका परिवार कराची से दिल्ली गया, दिल्ली से बनारस गया, बनारस में कुछ समय रहा, उसके बाद बनारस से कलकत्ता गया, कलकत्ता में कुछ समय रहा, फाइनली सन 1950 में कलकत्ता से बम्बई पहुंचा, जहां शरणार्थियों के लिए जो विशेष मकान बनाए गए थे उन्हीं में से एक मकान में उनका परिवार भी रहने लगा। साधना बताती हैं कि वो अपने मोहल्ले की दादा हुआ करती थी। उनका प्रिय खेल था पतंगबाजी। अपने 6-7 दोस्तों के साथ वो पतंगबाजी में पतंग काटने की शर्त लगाया करती थी। साधना के मुताबिक वो मोहल्ले में सबसे अच्छा मांझा बनाती थी और जब वो पतंग उड़ाया करती थी तो उनके बगल में उनका एक चमचा फिरकी लेकर खड़ा रहता था। एक एक कर साधना सबकी पतंग काट दिया करती थी। शर्त के मुताबिक सभी दोस्तों को पतंग कटने के एवज में साधना को एक एक पैसा देना पड़ता था। साधना सारे पैसों को लेकर सामने वाले वड़ा पाव के ठेले पर जाती, जहां वो वड़ा पाव वाला एक पाव को आधा काट कर उसमें आलू की टिकिया और चना भर कर साधना को देता और साधना उसे चाव से खाती थी। साधना के मुताबिक बंटवारे और आर्थिक तंगी की वजह से 10 साल तक वो स्कूल ही नहीं जा सकी। चूंकि साधना की मां लाली देवी ने मॉन्टेसरी टीचर के तौर पर एक कोर्स किया था, इसीलिए 10 सालों तक उन्होंने ही साधना को घर पर पढ़ाया। जब साधना 10 साल की हुई तब साधना के पेरेंट्स ने उनका एडमिशन वडाला के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में डायरेक्ट क्लास 5th में करवाया। साधना के मुताबिक चूंकि वो अपने घर मोहल्ले में सिंधी में बातें किया करती थी, इसलिए क्लासरूम में बच्चों के साथ हिंदी में बातें करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, मगर धीरे धीरे वो सीख गई। साधना को बचपन से ही फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था।
नूतन उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस थीं और नूतन को पर्दे पर देख देख कर ही साधना ने भी बचपन से ही फिल्म एक्ट्रेस बनने का ख्वाब बुनना शुरू कर दिया था। साधना की फिल्मों में एक्टिंग करने की इतनी प्रबल इच्छा को देखकर उनके पिता शिवराम शिवदसानी ने अपने छोटे भाई एक्टर हरि शिवदसानी से बात करके राज कपूर की फिल्म श्री 420 के एक गाने मुड़ मुड़ के न देख में साधना को एक बैकग्राउंड कोरस डांसर के तौर पर रोल दिलवा दिया। रोल बहुत ही छोटा था, मगर साधना इस रोल में कोई कमी नहीं होने देना चाहती थी, सब कुछ परफेक्ट चाहती थी। और यही सब कुछ परफेक्ट चाहने की उनकी सोच राज कपूर की उनसे चिढ़ की वजह बन जाती थी। गाने की शूटिंग के बीच में साधना बार बार अपने बालों को संवारने लगती थी। राज कपूर सोचते थे कि एक गाने के बैकग्राउंड कोरस डांसर के बालों को कौन नोटिस करेगा, इसलिए वो साधना को बार बार जल्दी करने के लिए कहते। साधना मानती नहीं थी, इसीलिए एक दफ़े राज कपूर साधना पर बुरी तरह से बिफर पड़ी। साधना भी डरी नहीं, बल्कि उल्टा राज कपूर के साथ बहस करने लगी। इन दोनों में तीखी नोकझोंक होने लगी, मगर बाद में सब कुछ ठीक हो गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साधना ने मुंबई के ही जय हिंद कॉलेज से बीए की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। मगर चूंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए साधना ने पढ़ाई के साथ साथ कोलाबा में एक टाइपिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। साधना सुबह सुबह कॉलेज जाती और दोपहर में कॉलेज से निकलकर घर वापस नहीं आती, बल्कि सीधे कोलाबा चली जाती थी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान साधना कॉलेज में होने वाले अधिकतर प्लेस में हिस्सा लिया करती थी। एक दिन एक ऐसा ही प्ले खत्म हुआ, साधना घर जाने की तैयारी कर रही थी कि उनके पास 4 आदमी आए। उन चारों ने कहा कि वो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं और उनके पास साधना के लिए एक फिल्म में एक रोल है, क्या वो रोल करेंगी? साधना ने हाँ कर दी। इसके बाद साधना ने भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना में मशहूर एक्ट्रेस शीला रमानी की छोटी बहन का किरदार निभाया। इस फिल्म के सेट पर पहुंचकर साधना ने जब शीला रमानी से ऑटोग्राफ मांगा तो शीला रमानी ने कहा, तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं समझ गई हूँ कि आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री में तुम बहुत नाम कमाओगी और उस वक्त मैं तुमसे ऑटोग्राफ मांगूंगी। जानते हैं इस फिल्म में काम करने के लिए साधना को फीस के तौर पर कितने रुपए मिले? आपको यकीन नहीं होगा, इस फिल्म में काम करने के लिए बतौर फीस साधना को केवल 1 रुपए मिला था, 1 रुपए। मगर इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान साधना की एक फोटो खींची और वही फोटो मशहूर फिल्म मैगजीन सीन के एक पन्ने पर छप गई। सीन मैगजीन को पढ़ते वक्त उस फोटो पर नजर पड़ गई मशहूर प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी की। शशिधर मुखर्जी साधना की खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस हो गए। उन्होंने साधना से कांटेक्ट किया और ये जानकर कि साधना एक फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, उन्होंने साधना को अपने एक्टिंग स्कूल यानी फिल्मालय एक्टिंग स्कूल में फ्री में एडमिशन दिलवा दिया। साधना ने 1 साल तक फिल्मालय एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग की और इसके बाद शशिधर मुखर्जी ने ही फिल्म लव इन शिमला में अपने बेटे जॉय मुखर्जी के अपोजिट साधना को बतौर हीरोइन ब्रेक दिया। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे न्यू कमर डायरेक्टर आर.के. नैयर। सब कुछ तैयार था, स्क्रिप्ट तैयार थी, लोकेशन तैयार थी, कास्ट तैयार थी, शेड्यूल तैयार था, मगर आर.के. नैयर नहीं तैयार थे इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए, क्योंकि उन्हें साधना का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि साधना का माथा बहुत बड़ा और चौड़ा है। उसे पतला और छोटा करने के लिए उन्होंने जितनी भी तरकीबें आजमाई सब फेल हो चुकी थी। आखिर में उन्होंने साधना से कहा कि साधना हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्री हेपबर्न की तरह अपने बालों को फ्रिंज कट कटवा ली। साधना को यह सही नहीं लग रहा था। उन्होंने आर.के. नैयर से कहा कि एक भारतीय लड़की पर फ्रिंज कट बाल अच्छा नहीं लगेगा, मगर आर.के. नैयर के बहुत समझाने पर आखिर में उन्होंने अपने बाल फ्रिंज हेयर स्टाइल से कटवा ही लिए और लव इन शिमला को उन्हीं बालों में शूट किया। बस लव इन शिमला के रिलीज होने के बाद तो ये फ्रिंज कट पूरे भारत में साधना कट के नाम से मशहूर हो गया। इसी साधना कट बालों में साधना सैकड़ों लड़कों की सपनों की रानी बन गई और सैकड़ों लड़कियों ने सैलून जाकर अपने बाल साधना कट की तरह ही कटवा लिए। फिल्म लव इन शिमला साल 1960 की टॉप 10 फिल्म्स में शुमार की गई। फिल्म लव इन शिमला की शूटिंग के दौरान ही साधना और फिल्म डायरेक्टर आर.के. नैयर के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी।
साधना धीरे धीरे आर के नैयर को पसंद करने लगी। आर के नैयर भी साधना को चाहने लगी थी और अब ये दोनों शादी करना चाहती थी, मगर साधना की माँ और उनके पिताजी ने इस शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। इसकी दो वजह थी। एक तो ये कि साधना और आर के नैयर में एज गैप बहुत ज़्यादा था। साधना 17-18 साल की थी उस वक्त और आर के नैयर 27-28 साल के। दूसरी बात यह कि साधना की माँ लाली देवी को आर के नैयर की शक्ल अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहती थी कि साधना जब भी शादी करें तो राजेंद्र कुमार टाइप किसी आदमी से शादी करें, मगर साधना को ना ही आर के नैयर की उम्र से कोई फर्क पड़ता था ना उनकी शक्ल से। साधना और आर के नैयर ने तय कर लिया कि अगर अभी वो शादी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वो किसी से शादी नहीं करेंगे, इस रिश्ते में बने रहेंगे, राहें जुदा नहीं करेंगे, इंतज़ार करेंगे। लव इन शिमला के इतने सुपर डुपर से भी ऊपर हिट होने के बाद फिल्मालय प्रोडक्शंस के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनकी मंथली सैलरी को 750 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया। लव इन शिमला के बाद साधना ने फिल्मालय की ही एक मुसाफिर एक हसीना, बिमल रॉय की परख और एच.एस. रॉयल की मेरे महबूब फिल्म में काम किया। मेरे महबूब साधना के कैरियर की वो फिल्म थी जिसके बाद साधना का कैरियर स्काई रॉकेटेड हो गया। मेरे महबूब फिल्म में साधना को साइन करने के लिए एच.एस. रॉयल को उनकी डेट्स के लिए तकरीबन 8 महीनों तक इंतज़ार करना पड़ा था। इस फिल्म में अपने किरदार के बारे में सोचकर साधना को लगा कि साधना कटवाल उनके किरदार पर जचेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने साधना कटवाल दूसरी तरह से कटवा लिए। मगर जब एच.एस. रॉयल ने उन्हें दूसरी तरह के बालों में देखा तो उनसे कहा कि पब्लिक साधना को साधना कट बालों में देखने के लिए अपना पैसा खर्च करेगी, इसलिए मैं तुम्हें साधना कट बालों में ही देखना चाहता हूँ। उसके बाद साधना ने साधना कट बालों में ही मेरे महबूब फिल्म की शूटिंग पूरी की। फिल्म मेरे महबूब में साधना के उस बुरके वाले सीन को डैनी डेंजोंगपा से लेकर शाहरुख खान तक वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल सीन्स ऑफ इंडियन सिनेमा का तमगा देती हैं। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध खत्म होने के बाद साधना श्रीनगर से 134 किलोमीटर दूर तंगधार के पास 10,200 फीट मीटर की ऊंचाई पर नास्था चुन पास, जिसे कश्मीरी लैंग्वेज में नाथ चपा गली कहा जाता है, वहाँ पर भारतीय सैनिकों से मिलने गई थी। तब से ही आसपास के कश्मीरी लोग उस नास्था चुन पास यानी नाथ चपा गली को साधना पास के नाम से पुकारने लगी। साधना वैसे भी कश्मीर में काफ़ी लोकप्रिय थी, उनकी फिल्म मेरे महबूब वहाँ पर सुपर हिट हुई थी। साधना और आर के नैयर पिछले तकरीबन 4-5 सालों से एक साथ थे और अब तो आखिरकार साधना के माता पिता भी आर के नैयर और साधना की शादी के लिए राजी हो गए। 7 मार्च सन 1966 को साधना और आर के नैयर ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस शादी से ही साधना और उनकी बहन बबीता का झगड़ा शुरू हुआ। दरअसल हुआ ये कि उन्हीं दिनों साधना की बहन बबीता, जो कि उनसे तकरीबन 6 साल छोटी थी, वो फिल्म एक्ट्रेस बनने की कोशिशें कर रही थी और उन्हीं दिनों मशहूर एक्टर रणधीर कपूर के साथ उनके अफेयर की खबरें भी फिल्म मैगजीन्स में जोर शोर से छप रही थी। राज कपूर रणधीर कपूर के पिता थे और उन दिनों राज कपूर फिल्म दूल्हा दुल्हन में साधना के साथ काम कर रहे थे। ऐसे में एक दिन इंटरवल के टाइम राज कपूर ने साधना को अपने पास बुलाया और साधना से कहा, तुम अपनी छोटी बहन को समझा लो, एक साथ 2 सपने पूरे करने की कोशिश मत करें। एक सपना फिल्म एक्ट्रेस बनने का, दूसरा कपूर खानदान की बहू बनने का, क्योंकि कोई फिल्म एक्ट्रेस कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती और कपूर खानदान का ये उसूल है कि कपूर खानदान की कोई लड़की या औरत फिल्म में काम नहीं करती। साधना को उनकी ये बात बहुत बुरी लगी। साधना ने कहा, क्यों, क्या फिल्म में काम करने वाली लड़कियां आवारा और बदचलन होती हैं? राज कपूर को साधना से इस तल्ख टिप्पणी की आशा नहीं थी। उन्होंने साधना की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, अब तुम ही नहीं समझ रही हो तो उसे क्या समझाओगी, और ये कहकर चले गए। पूरे बॉलीवुड में ये बात फैलने लगी कि साधना और राज कपूर के बीच बबीता और रणधीर कपूर के रिश्तों को लेकर बात हुई है। जब कोई भी बात अफवाह फैलती जाती है तो उसमें नमक मिर्च मसाला लगता चला जाता है। फैलते फैलते ये बात
बबीता के कानों तक भी पहुंची। बबीता ने सोचा कि अगर साधना से राज कपूर की, उनके और रणधीर कपूर के रिश्तों को लेकर बात हुई, तब फिर साधना ने इस बारे में कुछ उन्हें क्यों नहीं बताया। बबीता को लगने लगा कि जरूर साधना ने राज कपूर से उनके बारे में ऐसी कोई बात कर दी है जिससे राज कपूर उनसे खिंचे खिंचे रहते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। बबीता ने सोचा कि बड़ी बहन होने के नाते साधना को राज कपूर के सामने उनका पक्ष लेना चाहिए था। अगर वो चाहती तो राज कपूर के सामने उनकी और रणधीर कपूर की शादी की बात कर सकती थी, मगर साधना ने ऐसा नहीं किया। राज कपूर के सामने उन्होंने उनका पक्ष नहीं लिया। बबीता ये सब बातें सोच सोच कर मन ही मन साधना से कुढ़ने लगी। कुछ दिन बाद एक बर्थडे पार्टी में साधना और बबीता की मुलाकात हुई। बबीता ऊपर छत पर अकेले में खड़ी थी। थोड़ी देर बाद साधना भी वहाँ पर पहुँच गई। साधना ने बबीता को समझाना शुरू किया। साधना ने कहा कि राज कपूर तुम्हारे और रणधीर कपूर के रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगे। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हारा भला बुरा सोच सकती हूँ। बबीता ने कहा, हाँ तुम बड़ी हो, वाकई में बड़ी हो, इतनी बड़ी हो गई हो कि हम सब तो तुम्हें छू भी नहीं सकते। तुम लाखों रुपए कमा रही हो। साधना ने कहा, इसमें लाखों रुपए कमाने की बात कहाँ से आ गई। बबीता ने कहा, आज तुम उस मुकाम पर पहुँच गई हो कि हर कोई तुम्हारी ही बात पर यकीन करता है। साधना ने कहा, तुम नहीं समझती, छोटे भाई बहन तो बिल्कुल औलाद की तरह होते हैं। बबीता ने हंसते हुए कहा, औलाद का कभी ऐसा भला मत सोचना कि जिंदगी भर औलाद के लिए ही तरस जाओ। साधना बबीता की बात सुनकर सन्न रह गई। बबीता ये बात कहकर रोते हुए चली गई। इतना बड़ा शाप, इतनी बड़ी हाय, इतनी बड़ी बद्दुआ अगर किसी दूसरी औरत को मिली होती तो वो अपने आप पर काबू न रख पाती, मगर साधना ने खुद पर काबू रखा। इसके कुछ दिन बाद ही साधना और आर.के. नैयर को खुशखबरी मिली कि साधना प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। मगर ये खुशखबरी कुछ दिन बाद ही मातम में बदल गई जब साधना का मिसकैरियज हो गया, उनका गर्भपात हो गया, हमल गिर गया। साधना अपने बच्चे को खोने के बाद बुरी तरह से टूट गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद हफ्ते भर तक साधना अपने घर से निकली तक नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना के कुछ करीबी बताते हैं कि साधना अपने बच्चे को खोने की वजह बबीता के उस शाप को मानती थी जो उस रात बबीता ने उन्हें छत पर दिया था। इसीलिए साधना बबीता को अपने बच्चे की कातिल समझती थी। इसी घटना के बाद से साधना ने बबीता से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए। साधना का फिल्म कैरियर अविराम गति से आगे बढ़ रहा था। वो कौन थी, मेरा साया और अनीता जैसी ऑल टाइम सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की वजह से साधना को बॉलीवुड की द मिस्ट्री गर्ल का टाइटल मिल चुका था। साधना ने राजकुमार, वक्त, आरजू और बदतमीज जैसी फिल्मों में काम किया। सन 1968 में जब साधना डायरेक्टर एच.एस. रॉयल की फिल्म संघर्ष को साइन करने वाली थी, तभी उन्हें थायराइड हो गया। साधना ने एच.एस. रॉयल को फ़ोन कर कहा कि वो फिल्म के लिए किसी दूसरी हीरोइन को साइन कर लें, उन्हें थायराइड हो गया है, वो ये फिल्म नहीं कर सकती। इस पर एच.एस. रॉयल ने साधना से कहा कि अगर मेरे महबूब के लिए वो साधना का 8 महीनों तक इंतजार कर सकते हैं तो संघर्ष के लिए वो 1 साल तक इंतजार कर लेंगे। एच.एस. रॉयल की इस बात ने साधना के दिल में एच.एस. रॉयल की जगह हमेशा के लिए बना दी। मगर इसके 5 दिन बाद ही साधना ने एक बड़े मशहूर अखबार में ये घोषणा देखी कि डायरेक्टर एच.एस. रॉयल ने अपनी फिल्म संघर्ष के लिए वैजयंती माला को एज अ हीरोइन साइन कर लिया है। डायरेक्टर पी.एस. पच्छी ने भी राज कपूर स्टारिंग अपनी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड से साधना को निकाल दिया। साधना अपने थायराइड का इलाज करवाने के लिए बोस्टन के ली क्लिनिक गई, जहां से इलाज करवाकर जब वो वापस लौटी तो उन्होंने पूरे बॉलीवुड को एक शानदार पार्टी दी, ये मैसेज कन्वे करने के लिए कि वो दोबारा से कैमरा फेस करने के लिए तैयार है। और उन्होंने ऐसा किया भी। इलाज करवा के आने के बाद साधना ने इंतकाम और एक फूल दो माली जैसी 2 सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मगर इसके बाद इश्क पर कोई जोर नहीं, सच्चाई और दिल दौलत दुनिया जैसी उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप होने लगी
और इसके बाद तो साधना की किस्मत ने उनके साथ एक ऐसा खेल कर दिया जिसकी साधना को उम्मीद तक नहीं थी। मशहूर न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक थायराइड ठीक होने के बाद साधना को एक नई आंख की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। साधना पूरी तरह से अंधी हो गई और महीनों के इलाज के बाद उनकी एक आंख की रोशनी लौट सकी, वो भी थोड़ी सी, पूरी नहीं। थायराइड की वजह से वैसे भी साधना के गले को काफ़ी नुकसान हुआ था और अब उनकी एक आंख की रोशनी ही नहीं थी, एक आंख में थोड़ी सी रोशनी थी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी सी, बाहर निकली सी दिखाई देने लगी थी, जिसकी वजह से उनका खूबसूरत चेहरा अब बदसूरत हो गया था। और इसी बदसूरती के नाते साधना को धीरे धीरे फिल्मों के ऑफर्स मिलना ही बंद हो गए और साधना का फिल्म कैरियर पूरी तरह से तबाह हो गया। साधना के पति आर.के. नैयर का फिल्म कैरियर भी बर्बाद हो चुका था, क्योंकि फिल्म इंतकाम के बाद आर.के. नैयर की कोई फिल्म हिट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से अब आर.के. नैयर को भी फिल्मों के ऑफर्स मिलना बंद हो चुके थे। इसके बाद साधना की माली हालत भी थोड़ा ख़राब हो गई और साधना बॉलीवुड की चमक धमक से दूर गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गई। साल 1996 में साधना के पति आर.के. नैयर की अस्थमा से मौत हो गई। आर.के. नैयर की मौत के बाद साधना पूरी तरह से अकेली हो गई। ये अकेलापन उन्हें खाए जा रहा था। अब साधना को दिल की बीमारी भी हो गई थी, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ थी। इस अकेलेपन और बीमारी की परेशानियों के साथ साथ साल 2010 में उनकी ज़िंदगी में एक और बड़ी परेशानी आ गई। संगीत नाम की जिस बिल्डिंग में वो पिछले 50 साल से रह रही थी, एक दिन उसी बिल्डिंग का बिल्डर उनके घर आकर उन पर उस बिल्डिंग को छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगा। जब साधना ने इनकार किया तो उसने साधना को धमकी देते हुए कहा कि अगर साधना ने उसकी बात मानकर इस घर को नहीं छोड़ा तो वो गुंडों को भेजकर इसी घर में साधना की हत्या करवा देगा। साधना उसकी ये बात सुनकर बुरी तरह से डर गई और उन्होंने पुलिस में बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पुलिस ने बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला को अरेस्ट किया, मगर एक ही दिन बाद बेल पर उसे छोड़ दिया। साल 2012 में आशा भोसले, जो कि संगीत नाम की उस बिल्डिंग की मालकिन थी, उन्होंने उस बिल्डिंग को लेकर साधना पर मुकदमा कर दिया। साधना की तबीयत वैसे भी नहीं ठीक रहती थी और अब इस बीमारी की हालत में उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ रहे थे। साधना की एक दोस्त बताती हैं कि एक दिन परेशान होकर बातों बातों में साधना ने उनसे कहा था कि आशा ने ऐसी हालत में मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा कटवा कर मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। कहा जाता है कि साधना ने इंडस्ट्री के बहुत से लोगों से मदद मांगी, मगर किसी ने उनकी मदद नहीं की। दिसंबर साल 2014 में एक दिन सुबह सुबह साधना सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनके मुंह से खून बह रहा है। साधना घबरा गई। वो जोर से चिल्लाना चाहती थी, मगर उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। किसी तरह से उन्होंने पड़ोसियों को इसकी सूचना दी। पड़ोसी साधना को लेकर के.जे. सुमाया हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने साधना की ज़िंदगी बचाने के लिए उनकी आपातकाल सर्जरी की। इसके बाद मालूम चला कि साधना को ट्यूमर भी हो गया है। ट्यूमर के इलाज के लिए साधना के पास पैसे नहीं थे। साधना ने इंडस्ट्री के बहुत से लोगों से पैसों की मदद मांगी, मगर किसी ने उनकी पैसों की भी मदद नहीं की। और आखिरकार अकेलेपन और बीमारियों से जूझती साधना ने 25 दिसंबर सन 2015 को अपना दम तोड़ दिया और इस दुनिया से रुखसत हो गई।